हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। क्या देखेंगे? बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर यानी ह्यूमन ज्योग्राफी देखना है हमें। मानव भूगोल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसमें हम अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि पहली वीडियो है, पार्ट 1 है। धीरे धीरे सभी प्रकार के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न रहेंगे उनको कवर किया जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। क्या दोस्तों? मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, लिखा गया है, रटजल महोदय को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी जो रटजल महोदय हैं, इनको मानव भूगोल का क्या माना जाता है? जनक। तो रटजल के अनुसार देख लेते हैं हम। मानव भूगोल, ठीक है ना, जो मानव भूगोल है, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है दोस्तों? जो आपका मानव भूगोल है वो मानव के समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। इतना आप लिख देंगे तो बढ़िया तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। और हाँ, रटजल की एक काफ़ी विश्वविख्यात ग्रंथ उन्होंने लिखा था, जिसका नाम क्या था? एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ठीक है ना दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके द्वारा लिखी गई और काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित पुस्तक है, ग्रंथ है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा लोगों को अक्सर परेशान करता है कि निश्चयवाद किसे कहते हैं। तो दोस्तों, निश्चयवाद देखिए कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, समझ में बढ़िया तरीके से आ जाएगा आप लोगों के। तो देखिए, दिया गया है, इसे पर्यावरणवाद या प्राकृतिकवाद भी कहा जाता है। यानी जो निश्चयवाद है उसे हम पर्यावरणवाद या फिर प्राकृतिकवाद भी कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को, ठीक है ना, इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की अनुपालना करनी होती है। मतलब जैसे तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे प्रकृति का कहना मान रहे हैं, प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, उसी प्रकार से भैया मानव को भी चलना चाहिए। किसके अनुसार? निश्चयवाद के अनुसार। आगे क्या कह रहा है? तथा उसके क्रियाकलापों पर, यानी मानव के क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव होता है। मतलब जिस तरीके से पर्यावरण का चाहेगा उस तरीके से आपको रहना पड़ेगा, जिस तरीके से प्रकृति चाहेगी उस तरीके से आपको रहना पड़ेगा। अतः प्रकृति ने मानव को बनाया है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो निश्चयवाद है इसमें प्रकृति को मतलब सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है ना। मतलब वही हर एक चीज़ को चलाती है, उसके अनुसार हमें ढलना पड़ेगा। इंसानों को प्रकृति के अनुसार जब चलना पड़े, उसका कहना मानना पड़े, प्रकृति जहाँ चाहे वहाँ आपको ले जाए, जिस तरीके से चाहे रखे, वो कौन सा वाद होता है दोस्तों? नियतवाद होता है। देखिए, लिखा गया है, निश्चयवाद होता है। देखिए, दिया गया है, सैंपल महोदय ने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। यानी जो मनुष्य है वो पृथ्वी तल की उपज है। आगे देखिए, मानव जीवन के सभी पक्षों यथा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि पर प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती है, ठीक है ना। मतलब उसका प्रभाव पड़ता है प्रकृति पे, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? निश्चयवाद कहते हैं। इतना समझ लीजिए आप, जिसमें प्रकृति को मुख्य और मानव को गौण माना गया हो, वो क्या है? आपका निश्चयवाद है। मतलब हमें जो मानव होते हैं प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको एक किसमें बताया गया है? निश्चयवाद में। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है संभववाद का है। संभववाद क्या है दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और एक बात, अगर आपका कोई साथी, आपका कोई मित्र एमए की पढ़ाई कर रहा है, ज्योग्राफी लिया है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एमए के प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट डाल दिया जाएगा, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और शेयर करके, लाइक करके आप लोग हमें क्या करें, थोड़ा मोटिवेट करें। इससे क्या होता है, वीडियो बनाने की तो जो इच्छा होती है और ज़्यादा जागृत होती है, लगता है नहीं हमारी वीडियो लोगों को पसंद आ रही हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संभववाद क्या है? दिया गया है, मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा ना यह संभव है कि प्रकृति में कुछ बदलाव ला सकता है। अब संभववाद में देखिए, निश्चयवाद में क्या प्रकृति को मुख्य माना गया था और मानव को गौण माना गया था। मतलब मानव को मुख्य नहीं, पृथ्वी को मुख्य माना गया था। लेकिन संभववाद में क्या है भैया, मानव को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मानव को मुख्य माना गया है। मानव जैसा चाहे प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल सकता है, वो क्या है? संभववाद है।
देखिए कह रहा है मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा संभव है कि प्रकृति में कुछ बदलाव ला सकता है, अर्थात प्रकृति मानव पर हावी नहीं हो सकती है। क्या दोस्तों, जो प्रकृति है वो मानव पर हावी नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे क्या है, इस विचारधारा को देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, देखिए विडाल डी ला ब्लास को जाता है। इनके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मनुष्य कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी उसमें क्या है, निश्चयवाद में प्रकृति को ज़्यादा महत्व दी जाती है, लेकिन आपका संभववाद में क्या है, मनुष्य को कार्यों को ज़्यादा महत्व दी जाती है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, मानव प्रकृति में वही महत्व है, मतलब मानव का प्रकृति में वही महत्व है जो कि अन्य तत्वों का है, जैसे जलवायु का ना, वनस्पति का, मृदा का, जल का, इन सब का जो योगदान होता है किसमें, प्रकृति में, वही योगदान मानव का भी है। संभववाद में यही बताने का प्रयास किया गया है। आगे क्या है, मानव प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब इसमें मानव कतई भी यह बाध्य नहीं है कि प्रकृति जैसे चाहे हम वैसे करें। ठीक है ना, हम अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति को बदल सकते हैं। आगे दिया गया है, वह अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण में बदलाव ला सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, निश्चयवाद में क्या होता है, मतलब प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और संभववाद में क्या होता है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निश्चयवाद में बताया गया है कि जैसा प्रकृति आपको चाहे उसी तरीके से आपको रहना पड़ेगा, लेकिन संभववाद में बताया गया है कि आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति को, वातावरण को, पर्यावरण को आप ढाल सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है नव निश्चयवाद को समझाइए, यानी नव निश्चयवाद क्या है। दोस्तों, मुझे थोड़ा जुकाम हुआ, हो सकता है मेरी सांसें भी इसमें जा रही हों, तो कृपया उस पर फोकस ना करके कंटेंट पे फोकस करिए। काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर कंटेंट मिला है यहाँ। आगे देखते हैं, तो देखिए लिखा गया है, इस विचारधारा के सॉरी दोस्तों, विचारधारा हो गया, इसको विचारधारा कर लीजिएगा। इस विचारधारा के अनुसार मानव एवं प्रकृति दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। मतलब ना तो प्रकृति को ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ना मानव को, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी प्रकृति जो है मानव के ऊपर आश्रित है और मानव जो है प्रकृति के ऊपर आश्रित है ना। आगे कह रहा है कि यानी मानव को उतना ही दोहन, मतलब मानव को प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए। मतलब जो मानव है वो प्रकृति का उतना ही दोहन करे, उतना उपयोग करे ना, उतना ही उसको नुकसान पहुंचा जितना कि उसको क्या कर सके, वो लौटा सके। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि यानी मानव को प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना कि वह उसे पुनः लौटा सके। ठीक है ना। इस मध्यम मार्गी विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर हैं। कौन है, ग्रिफिथ टेलर हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा, उन्होंने अपनी पुस्तक किसमें, 20वीं शताब्दी में भूगोल ना पुस्तक थी, एक ग्रंथ था एक, उसमें लिखा था, उसमें नव निश्चयवाद को क्या कहा, इसे रुको और जाओ नियतवाद कहा, या फिर रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। किसको, नव निश्चयवाद को। आगे देखिए दिया गया है, वास्तव में ना तो प्रकृति का ही मानव पर संपूर्ण नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। कहने का तात्पर्य है, ना तो पूरी तरीके से हमें प्रकृति कंट्रोल कर रही है, नहीं हम पूरी तरीके से प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध है, उसे व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार तीनों देख लीजिए। निश्चयवाद में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी प्रकृति के अनुसार प्रकृति जैसे चाहेगी मानव वैसे रहेगा। यानी जब अपना इतिहास करें, काफ़ी पुराना इतिहास, जब हम लोगों को काफ़ी चीज़ की मतलब वो नहीं था, जब आगों की खोज नहीं हुई थी, तब हम लोग प्रकृति के अनुसार ही खाते थे। मतलब जो फल मिलता था खाते थे, प्रकृति जैसा चाहे वैसा रहते थे। लेकिन आजकल क्या है, हम अपने प्रकृति को अपने अनुसार हम क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो जिसमें प्रकृति का मुख्य भूमिका रहे और मानव की मुख्य भूमिका न रहे, उसको निश्चयवाद। जिसमें जो है मानव को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया हो, प्रकृति को कम महत्वपूर्ण बताया गया हो, उसको संभववाद। और जिसमें दोनों को बराबर कहा गया हो, यानी भैया प्रकृति और मानव एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, नव निश्चयवाद। आज जो है इस वीडियो में हम केवल 5 प्रश्न ही कवर करने वाले हैं, जो कि आपका लास्ट प्रश्न आने वाला है। उससे मैं फिर कहना चाहता हूँ, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया दोस्तों तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं इंडिया को पढ़ाना और बढ़ाना चाहता हूँ, इसमें आपका सहयोग मुझे चाहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है,
अल्प जनसंख्या या फिर न्यून जनसंख्या क्या है? तो देखिए दिया गया है, जब किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि से जनसंख्या के वृद्धि होने के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। यानी जब किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि के होने से जो प्रति व्यक्ति आय में जो होती है बढ़ोतरी होती है, तो ऐसा देश क्या होता है? अल्प जनसंख्या वाला देश कहलाता है। यानी जनसंख्या वृद्धि होने से जो व्यक्ति की आय है उसमें वृद्धि होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? उस देश को क्या कहा जाता है? अल्प जनसंख्या वाला देश कहा जाता है। क्लार्क महोदय ने अपने शब्दों में लिखा है क्या? जरा देखिए उसको ध्यान से, कि अल्प जनसंख्या क्या दोस्तों? अल्प जनसंख्या वहाँ मिलती है जहाँ संसाधनों का पूर्ण उपयोग के लिए जनसंख्या का अभाव हो, या जहाँ के संसाधन जनसंख्या के जीवन स्तर में कमी व बेरोजगारी में वृद्धि न करते हुए और अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने की क्षमता हो सकती है। मतलब दोस्तों संसाधन उतना हो जितना जो है जनसंख्या उसको ख़त्म न कर पाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्प जनसंख्या के अनुसार उसको रखा जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं, और हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको विजिट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।